हाँ तो नमस्कार, मैं प्रिय भाई बहन वापस आपसे का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप भी इस वर्ष 2025 में दे रहे हैं बिहार बोर्ड से क्लास 9 का फाइनल एग्जाम, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कल यानी 20 मार्च से आप लोग का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, जिसमें कल फर्स्ट सीटिंग में आप लोग हिंदी का एग्ज़ाम है एवं सेकेंड सीटिंग में सोशल साइंस का एग्ज़ाम है। तो हम अभी के इस वाले वीडियो में आपका हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के हाजिर हो चुके हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे प्लस सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। ज़्यादा चांसेस है कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कल लड़ने वाला है, इसलिए इसका आप लोग ज़रूर इसके क्वेश्चंस को आप लोग रिवीजन करके कल के एग्ज़ाम में जाइएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार बोर्ड से जुड़े इस प्रकार के तमाम अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होता रहे। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग ये ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, आप लोग का इस फॉर्मेट में रह रहा है। खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 100 तक आपका प्रश्न है, जिसमें 50 का उत्तर देना है और प्रत्येक के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन आपका भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो यह वर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न दिया गया। अगला है कि द्विगुण व्यंजन है एक कौन सा, तो इसमें ड हो जाएगा। फिर हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। ब का उच्चारण स्थान, इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो हम जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम सब नहीं करवाते हैं, क्योंकि आपका एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बतलाएंगे तो काफ़ी टाइम पास हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की प्रोवाइड करवा देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग को हम बतलाएंगे कि कहाँ से आपको इस क्वेश्चन को डाउनलोड करना है तथा इसका आंसर की कहाँ से आपको मिलेगा। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। अंत में आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर की बतला दिया जाएगा। हम फटाफट से सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से आप लोग का शुरू होता है खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न, यानी जिसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। तो देखिए आप लोग का आपका एग्जाम का फॉर्मेट आप लोग को मालूम होना चाहिए, जिसमें आपको 2 ठे गद्यांश दिया जाता है। गद्यांश बोले तो पैसेज दिया जाता है, जिसमें पहला गद्यांश यहाँ पे दिया गया है। पहला गद्यांश में भी आप लोग को क नंबर, और इधर आप लोग देखिएगा तो इधर ख दिया है। क और ख, इस क और ख में से दोनों में से केवल एक का ही आपको उत्तर देना है। पहला में आप लोग का भी 5 नंबर मिलेगा, या फिर आप बनाएं इसका दूसरा वाला, तो दोनों में से कोई एक बनाना है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में केवल क एवं ख में से दोनों एक बनाना है। और इसी तरह से आप हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही सेम कंडीशन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी दोनों में से कोई एक बनाना आपको रहेगा। ठीक है, तो देखिए गद्यांश तो हमें नहीं लगता है कि आपको गद्यांश का आंसर बतलाना पड़ेगा, क्योंकि गद्यांश में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ना रहता है और आंसर दे देना रहता है। वैसे हम आपको एक डेमो में बतला देते हैं। पहला का आपको देखिए गद्यांश यहाँ पे दिया गया है, और इसके आंसर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन इसका दिया गया है। क्वेश्चन पहला कि फिजी में किसका आयोजन किया गया। तो अब बस आपको इसमें क्वेश्चन ढूंढना है कि फिजी में 12 वर्ष विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। बस इतना आपको आंसर लिख देना है कि फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से अन्य प्रश्नों का उत्तर देना आप लोग को। दूसरा प्रश्न है आपका कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की एक खास विशेषता क्या रही। तो चलिए इस पैराग्राफ में हम लोग ढूंढते हैं कि इस आयोजन से फिजी में ने हिंदी संसार में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की एक खास विशेषता यह रही कि यह प्रशांत क्षेत्र यानी फिजी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में आयोजित करना विश्व हिंदी सम्मेलन था। तो बस आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिख देंगे कि इसका खास विशेषता यह रहा कि यह प्रशांत क्षेत्र यानी फिजी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। तो यह आपका हो जाएगा दूसरा प्रश्न का उत्तर। फिर तीसरा प्रश्न है कि भारत से बाहर किस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो इसका क्वेश्चन का भी उत्तर इसी में दिया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इस सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण आयाम यह था कि अन्य गिरमिटिया देश जैसे मॉरिशस, त्रिनिडाद, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका आदि में विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन पहले किया जा चुका था, परंतु फिजी में पहली बार किया गया। भारत से बाहर फिजी एक ऐसा देश है जिसकी राजभाषा हिंदी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका लास्ट लाइन है उसमें आपका आंसर है कि भारत से बाहर फिजी ऐसा देश है जिसकी राजभाषा हिंदी है। यही आपका आंसर हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि किन देशों में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन पहले किया जा चुका है। तो
अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि मॉरिशस, त्रिडाम, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका में पहले ही विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। और अंतिम प्रश्न आप लोग का पूछा जा रहा है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। तो देखिए, शीर्षक का मतलब होता है हेडलाइन। तो अब इस गद्यांश को आप लोग पढ़ें तो इसमें सबसे मेन आपको देखेंगे तो किस चीज़ पे जोर दिया गया है, तो आपको पढ़ने में पता चलेगा हिंदी भाषा पे जोर दिया गया है। तो आप इसका गद्यांश हिंदी भाषा करके लिख सकते हैं। बाकी आपका जो मन करे वो लिख सकते हैं। आप हमारी राजभाषा हिंदी लिख सकते हैं या फिर विश्व हिंदी सम्मेलन लिख सकते हैं। जो मन करे आप वह लिख सकते हैं। गद्यांश का कोई निश्चित नहीं रहता है। 2 से 3 शब्द में आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप पहले वाले गद्यांश का उत्तर दे देंगे, यानी पहला के क का उत्तर दे देंगे। यदि आप पहले का क का उत्तर दे देते हैं तो ख का उत्तर देने की आवश्यकता आप लोग को नहीं है, क्योंकि 2 में से केवल एक का जवाब देना रहता है। तो हमने क का जवाब दे दिया तो दूसरे का जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर प्रश्न में। तो दूसरा नंबर प्रश्न में हमने जैसा कि बतलाया कि 2 ठे आपको पैराग्राफ दिया जाता है। एक पहला क्वेश्चन में क एवं ख 2 विकल्प दिए जाते हैं। इन 2 में से किसी एक को आप लोग को बनाना रहता है। उसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी गद्यांश दिया जाता है। इसमें भी क एवं ख 2 विकल्प दिया जाएगा। आपको किसी एक का इसमें आंसर देना रहता है। तो पहला में हमने क का उत्तर दिया था, तो हम लोग दूसरा में ख का उत्तर देते हैं। बाकी का भी आप उत्तर दे सकते हैं, केवल आपको पढ़ना है पैसेज और उसका उत्तर लिख देना है। तो इसके ख की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, यह रहा आप लोग का दूसरा का ख। यह दूसरा का ख है कोई पैसेज। यहाँ पे रहा आप लोग का पैसेज। अब इसका बाद में होगा इसका क्वेश्चन। यहाँ पे है इसका क्वेश्चन। तो चलिए इसका भी हम लोग एक क्वेश्चन आपके सामने बतला देते हैं। पहला है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो चलिए इसी में हम लोग का दिया गया होगा कि नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यह पहला प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, मतलब हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो हरित क्रांति का तात्पर्य उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों, कीटनाशकों और बेहतर प्रबंधन तकनीकों के उपयोग में फसल उत्पादन में वृद्धि से है। इतना आप लोग लिख देंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पैसेज में आपको कुछ नहीं करना रहता है, केवल क्वेश्चन पढ़ना है और उसका उसी में से आंसर ढूंढना है। फिर तीसरा प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था। तो इसी में क्वेश्चन होगा, हम लोग पढ़ेंगे आगे कि नॉर्मन बोरलॉग को उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह हो जाएगा आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको मालूम होगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। यह हो जाएगा आपका चौथा प्रश्न का उत्तर। और पांचवा में वही है, गद्यांश का आपको एक शीर्षक देना है। तो इस गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा। तो इस गद्यांश में हरित क्रांति के बारे में बतलाया गया है, तो आप इसका शीर्षक हरित क्रांति लिख सकते हैं। ठीक है, शीर्षक में हमने जैसा कि बतलाया 2 से 3 शब्द में आप कोई कुछ भी दे सकते हैं उससे संबंधित। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का भी उत्तर आप लोग का हो गया। अब तीसरे प्रश्न की हम बात करते हैं। यहाँ पे क्वालिटी थोड़ा सा ख़राब है, लेने में कैमरा से अच्छा नहीं आया है, लेकिन समझ में आ रहा है, हम आपको बतला देते हैं। तीसरा प्रश्न में आप लोग को एक विषय पर निबंध लिखना है, लगभग 200 से 250 शब्दों में, और यह 10 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया है छठ पर्व। दूसरा आपका है लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी JP जिनको कहते हैं। फिर आपका है नारी शिक्षा, फिर परोपकार, फिर सत्यवादिता। इन पांचों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पे आप लोग को लिखना है निबंध 200 से 250 शब्दों में। ठीक है, इसको हम लोग आगे दिखाएंगे आपको, पहले हम आपको क्वेश्चंस दिखला देते हैं। चलिए इसका आंसर ही आप लोग को पहले दिखला देते हैं। तो देखिए, आपका तीसरा का पहला क्वेश्चन था तीसरे नंबर में निबंध, जिसमें लिखना है कि छठ पूजा पे आप लोग को निबंध लिखना है। तो यहाँ पे हम एक ब्राउजर से लाए हैं छठ पूजा पर निबंध। आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं, क्योंकि यह एक महान पूजा है बिहार में खास करके। तो आपको कुछ ना कुछ तो इस पूजा के बारे में मालूम ही होगा। तो आपको उसमें 200 से 250 शब्दों में लिखना है, लेकिन यहाँ पे हमने 500 शब्दों में लाया है। तो इसलिए आपको पूरा याद नहीं होता है, तो मेन बात को रिवीजन कर लीजिए। आप कल एग्जाम में जाकर के लिख देंगे। आपसे अनुरोध है कि जब भी आप निबंध लिखते हैं तो पहले प्रस्तावना, फिर इसका इतिहास या उससे संबंधित घटनाक्रम, फिर उसके बाद उसका क्या महत्व है, और फिर अंत में उपसंहार यानी निष्कर्ष लिखना आप जरूर भूलना मत, क्योंकि आप जब क्लास 10th में जाइएगा तब आपको यह ज़रूरी हो जाएगा। आपको हर पैसेज के साथ यह सारा चीज़ दिया जाएगा और आपको लिखना पड़ेगा।
इसलिए आपसे अनुरोध है कि निबंध जब भी आप लिखें तो इस तरह से प्रस्तावना कर करके लिखें। तो इसका हम PDF आपको दे देंगे, तो आप वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं। बाकी अभी भी वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बात कर रहे हैं, तो अगला प्रश्न संख्या आपका 4 है, जिसमें आप लोग को प्रश्न संख्या 4 में पत्र लिखना है, जिसमें आपका पहला पत्र है कि निर्धन छात्र को से सहायता हेतु तो अपने प्रधानाध्यापक पास एक पत्र लिखें, या फिर अथवा में है कि ध्वनि प्रदूषण के बीच दो छात्रों एवं शिक्षकों के बीच संवाद लिखे। तो देखिए, संवाद बहुत ही आसान चीज़ है, आप इसे खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं। संवाद का मतलब होता है बातचीत। अब आप इसमें केवल लिखना रहता है, आपको अपना नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा नमस्कार गुरुजी, क्योंकि यहाँ पे टीचर के बारे में कह रहा है, तो नमस्कार गुरुजी। फिर शिक्षक बोलेंगे खुश रहो, तो फिर तुम बोलोगे कि हमारा ये ध्वनि बहुत हो रहा है, उससे काफ़ी प्रदूषण हो रहा है। मतलब इस तरह से केवल बातचीत लिखना रहता है, 1 पेज में या 1.5 पेज में, यही होता है संवाद में। और बात करें हम पत्र में, तो पत्र आप लोग को मालूम होगा, पत्र सिंपल भी है क्योंकि निर्धन छात्र को उससे मांगना है और प्रधानाध्यापक पे लिखना है, तो सबसे सिंपल पत्र प्रधानाध्यापक पे ही होता है। तो चलिए हम इस पत्र को दिखला देते हैं। हम पहले आपको बतला दें कि यह जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो अथवा दिया गया है, इसका मतलब आपको या तो पत्र लिखना है या फिर संवाद लिखना है। आपको दोनों नहीं लिखना है, दोनों में से किसी एक को लिखना है। यदि आप संवाद लिखते हैं तो पत्र मत लिखिएगा, यदि पत्र लिखते हैं तो संवाद मत लिख दिएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसका आंसर दिखला देते हैं आपका। तो देखिए, यह रहा पत्र आप लोग का निर्धन छात्र को से प्रधानाध्यापक पर मांगे गए पत्र है, जिसमें आपको तो इसका फॉर्मेट तो प्रधानाध्यापक पर मालूम होगा। पहले लिखना पड़ता है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपना विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा, द्वारा वर्ग शिक्षक लिख दीजिएगा, विषय लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको निर्धन छात्र को उससे पैसा मांगना है, इसलिए आप लोग लिखिएगा आर्थिक सहायता हेतु। फिर आप लिखिएगा कि मैं आपके विद्यालय में पढ़ता हूँ, रोज़ विद्यालय आता हूँ, मेरी पारिवारिक स्थिति खराब है, मेरे पिताजी घर में काम करने वाले इकलौते आदमी हैं और वह मेरे शिक्षा का व्यय नहीं उठा पा रहे हैं, मतलब मेरे शिक्षा का खर्च नहीं उठा पाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे निर्धन कोष से कुछ मदद दी जाए। उसके बाद आप लिख दीजिएगा अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द हमारे लिए कुछ सोचेंगे या हमारा प्रति कुछ कार्य करेंगे। उसके बाद फिर तो आप लोग को मालूम होगा फॉर्मेट इस तरह से आर कर देना रहता है, लिखना रहता है आपका आज्ञाकारी छात्र, फिर नाम लिख दीजिएगा आप अपना, वर्ग लिख दीजिएगा, खंड लिख दीजिएगा, दिनांक लिख दीजिएगा, बस। इसका भी आपको PDF मिल जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चौथा के बाद हम लोग पढ़ते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न में आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, जिसमें आप लोग का सभी बुक के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यदि आप बुक की कहानी पढ़े होंगे तो एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न आप लोग का कि लाल पान की बेगम की शीर्षक कहानीकार कौन है। तो ये तो यदि आप नहीं भी पढ़े होंगे, केवल बुक खोले भी होंगे, तो आपको इसका आंसर मालूम होगा, क्योंकि लाल पान की बेगम का तो राइटर फणीश्वर नाथ रेणु है और इस कहानी का पात्र का नाम लिखना है, यानी 2-3 थे कैरेक्टर का नाम लिखना है। जैसे बिरजू की माँ इसकी मुख्य पात्रा है, तो प्रमुख पात्रा में उनका नाम आप लिख सकते हैं। बाकी फिर दूसरा क्वेश्चन में आप लोग को दिया गया है कि मुंशी जी किस कहानी के पात्र हैं एवं उनकी पुत्री का क्या नाम है। तो मुंशी जी आप लोग को मालूम होगा पहला ही कहानी है, कहानी का प्लॉट के पात्र हैं, और उनकी पुत्री का नाम तो हमें याद नहीं है, हम अभी आपको बतलाने वाले हैं। बाकी उसके बाद फिर आपका बुध का है, यानी चैप्टर 2 का है, फिर गृहस्थ क्रम विधान है, और भारत में पहली सिनेमा कब और कहाँ दिखलाई गई। तो 10 में से 5 प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए हम 5 प्रश्न का उत्तर आप लोग को दिखला देते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन था कि लाल पान की बेगम का रचयिता यानी कहानीकार कौन है। तो आपको मालूम होगा फणीश्वर नाथ रेणु है, और इस कहानी में आप लोग का इस कहानी के पात्रा का नाम पूछ रहा था। तो प्रमुख पात्रा में आप लोग पर लिखिएगा, प्रमुख पात्रा बिरजू की माँ है, और उसके बाद अन्य पात्रा करके लिख दीजिएगा कि इसके अन्य पात्रा बिरजू के पिता बिरजू, मखनी बुआ और जग्गा की पतोही है। इतना आप लोग लिख दीजिएगा, पूरा नंबर आप लोग को मिल जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या आपका 2 है था, जिसमें आप लोग को पूछा जा रहा था कि मुंशी जी किस कहानी के कहानीकार हैं, मतलब किस कहानी के पात्र हैं। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि कहानी का प्लॉट आपका जो पहला चैप्टर है इस बुक का, उसमें उसके पात्र हैं,
और इसकी उनकी पुत्री का नाम भगजोगनी है। ठीक है, उनकी पुत्री का नाम पूछ रहा था तो भगजोगनी लिख देंगे। और किस कहानी के पात्रा हैं, तो कहानी के फ्लॉट कहानी की पात्रा हैं। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का भी उत्तर हो गया। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका तीसरा प्रश्न पूछ रहा था कि महात्मा बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। तो आप लोग लिख दीजिएगा सिंपल कि महात्मा बुद्ध के समय नालंदा में एक बौद्ध ईसाई मठ था। बस इतना चीज़ लिख देना है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसी का केवल आपको आंसर लिखना है। यह तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था प्रश्न संख्या 4। इसमें आपको पूछ रहा था कि प्राकृतिक गृहस्थ क्रम में स्त्रियां कैसे गीतों को गाती हैं। तो आप लोगों को सिंपल लिख देना होगा कि आपको जब मालूम भी होगा कि चक्की पीसती हैं जब कोई भी पर्व त्यौहार रहता है, स्त्री जब चक्की पीसती हैं यानी जिसमें आटा पिसाता है उस समय भी गीत गाती हैं, या धान कुटाता है उस समय भी, चरखा काटते समय, अपने शरीर से श्रम हाँकते समय। यह तो अब पुराना हो गया है, यह श्रम करने वाला नहीं है। बाकी आप इन दोनों चीज़ों, इन 3-4 चीज़ को लिख सकते हैं, क्योंकि आपको केवल प्रोसेस पूछ रहा है कि क्या क्या करती हैं। तो चक्की पीसते समय गीत गाती हैं, धान कूटते समय, चरखा काटते समय। बाकी आपको जो मालूम होगा वो आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला एवं अंतिम प्रश्न था लघुत्तरीय में। 5वां प्रश्न है कि भारत में पहली बार फिल्म कब और कहाँ दिखलाया गया था। तो भारत में पहली बार फिल्म 7 जुलाई 1906 को दिखलाया गया था। कहाँ दिखलाया गया था, तो बॉम्बे के वाटसन होटल में दिखलाया गया था। इस प्रकार से लघुत्तरीय में 5 प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लघुत्तरीय में इन 5 प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया है आप लोग को। अब नेक्स्ट पढ़ देंगे। तो नेक्स्ट में आप लोग का अगला है 6ठा एवं अंतिम प्रश्न है। यह एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसमें से 2 प्रश्नों में से 1 प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें आप लोग को कोई भी आपके बुक के कोई भी चैप्टर का पैराग्राफ उठा के दिया गया है और इसका अर्थ आप लोग को बतलाना है। तो चलिए इसके भी आंसर को हम लोग आपके सामने पेश करते हैं। तो देखिए आप लोग का यह जो 6ठा में आपका जो दूसरे ख नंबर क्वेश्चन दिया गया था, यह आपके आ रही है रवि सवारी चैप्टर से दिया गया था। यही वह क्वेश्चन है। इसका आपको आज से स्पष्ट करना था, यानी इसका अर्थ समझाना था। तो इसका अर्थ में आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि सूर्योदय के समय पश्चिम करते समय ईश्वर राजा के गुणगान करने लगते हैं और सूर्य के प्रकाश से आकाश में टिमटिमाने रहते हैं, तारे प्रकाशहीन और लुप्त हो जाते हैं। यही आपको लिख देना है, क्योंकि केवल अर्थ पूछ रहा है तो अर्थ में आप ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते हैं। इतना ही आप लिख दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको क्लास 9 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन बतला दिया। ऑब्जेक्टिव आपको ऑब्जेक्टिव का एवं सब्जेक्टिव का आंसर की कहाँ प्राप्त होगा, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना होगा हमारा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहीं पे आपको आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपना बेहतरीन ढंग से एग्जाम दे सकते हैं। जल्द ही आपका सोशल साइंस का वीडियो आने वाला है, इसलिए जो भी चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका सोशल साइंस का जैसे ही वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।